नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम सिंध मंज़र के साथ आपका मेज़बान मुक़्तदा मंसूर हाज़िर है। नाज़रीन, ड्रामा अदब का एक हिस्सा है। जिस तरह से मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो ये तमाम चीज़ें जो एंटरटेनमेंट है, ये तमाम तफरीहात हैं, ये इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा रहे हैं। जब इंसान ने शुरू किया समाजी ज़िंदगी को, तो थिएटर सबसे पहले आया, जिसे हिंदी में नाटक कहा गया, और ये सिलसिला कई सदियों पर मुहित है। और उसके बाद फिर जब रेडियो आया, तो रेडियो ने इस ड्रामे को, इस तमाम तमसील को एक ऐसी शक्ल दी कि जिसने लोगों के दिल मोह लिए। और फिर जब टेलीविज़न आया, तो उसकी एक नई शक्ल आई और एक नए अंदाज में आपके सामने ये तफरीहात आईं। तो आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत, हमागीर शख्सियत मैं कहूँगा, बैठे हैं ज़हीर ख़ान साहब, कि जिन्होंने पीटीवी में बहैसियत प्रोड्यूसर के अपना कैरियर का आगाज़ किया, और उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ संभालते हुए बहैसियत जनरल मैनेजर इन्होंने अज़ ख़ुद रिटायरमेंट ली। उसके बाद कई नए चैनल बनाने में, कई निजी चैनल्स को बनाने में इनका किरदार है, जो न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैरून मुल्क भी, और कई अहम ड्रामे भी इन्होंने इनकी हिदायत दी। तो आज इनसे इसी मौजू पर टेलीविज़न के हवाले से, टेलीविज़न के इर्तिक़ा के हवाले से, टेलीविज़न के दीगर मामलात के हवाले से हम खुलकर गुफ्तगू करेंगे। तो मैं ज़हीर ख़ान साहब को आपको खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में। ज़हीर ख़ान साहब, थोड़ा सा हमें पीटीवी का, जो क्योंकि आप उसके इब्तदाई सालों से ही वाबस्ता हो गए, 64 में लाहौर और ढाका में आया, 66 में कराची और इस्लामाबाद में आया, और आप 67 में आ गए। तो ये एक दौर था कि जब बहुत ही उम्दा ड्रामे के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से तख्लीक हो रही थी। फिर ख़बरों के बारे में तो आमतौर पर यह है कि करंट अफेयर्स में कि वो ज़्यादातर जो था वो कंट्रोल्ड था, लेकिन आप लोगों को जो खुलकर अपनी बात कहने का और आवाम के शऊर और आगही को उजागर करने का मौका मिला, वो तकरीबन एंटरटेनमेंट वाली साइड से मिला। तो थोड़ा सा हमें पीटीवी की तारीख़ के हवाले से बताइए। जी, शुक्रिया मुक़्तदा साहब। देखिए, जैसे आपने बताया कि 64 में लाहौर में और ढाका में 2 टेलीविज़न लगे थे, और उसकी तारीख़ ये है कि ये एजुकेशन टेलीविज़न थे। अच्छा। दोनों, जो ढाका और लाहौर में लगे थे, तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती थी, और उनकी अपनी कोई इमारत भी नहीं थी। ये लाहौर में रेडियो पाकिस्तान की जो ज़मीन थी, उसमें एक थोड़ी सी जगह ले करके और उसके ऊपर शेड डाल के एक स्टूडियो बना दिया गया। अच्छा। और उसमें से वो एजुकेशन की प्रोग्रामिंग होती थी, और वही होती थी। लेकिन एजुकेशन की प्रोग्रामिंग के साथ साथ इन्होंने लोगों के इंटरटेन करने का भी एक ज़रिया बना दिया था। उसके अंदर छोटे मोटे प्रोग्राम जो है ना, ड्रामों की शक्ल में, खाकों की शक्ल में, जैसे अलिफ नून शुरू हुआ था। अलिफ नून भी वहीं से शुरू हुआ था, उसी डब्बे में। बिल्कुल तारीख़ है ये। और म्यूज़िक के प्रोग्राम, इस तरह की चीज़ें वो होती थी। अच्छा, ये 50 मील का एक रेडियस होता था, उस रेडियस में पूरा वो ब्रॉडकास्ट होता था, तो उसकी बड़ी धूम थी लाहौर में। फिर उसके बाद ये आ गया अपना अयूब खान का ज़माना। जब अयूब खान का ज़माना आया, तो अयूब खान थे, तो अल्ताफ़ गौहर साहब जो हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, उसमें बहुत काबिल आदमी थे, बड़े एडिटर भी रहे। हाँ जी, बहुत बेहतरीन आदमी। तो उन्होंने कहीं उनको एक दिया कि साहब, इसको टेलीविज़न को पाकिस्तान में होना चाहिए, बड़ा अच्छा एक ज़रिया है पर्सनल कांटेक्ट लोगों के दरमियान बढ़ाने में, और इसमें ही बड़ा साबित होगा। तो उन्होंने सैंक्शन किया कि ठीक है, लगा लें। तो फिर ये बाकायदा टेलीविज़न की इमारत बनना और सब कुछ होना जो है ना, शुरू हो गया ये। तो अब ज़ाहिर बात है, लोग दरकार थे। तो सबसे पहले उन लोगों को सिलेक्ट किया गया जो लोग टेलीविज़न को समझें कि टेलीविज़न है कौन। उनमें नाम आते हैं इनके असलम अज़हर के, आगा नासिर के, फ़ज़ल कमाल के, और एक साहब और थे, मतलब कई लोगों के। इन तमाम लोगों को सिलेक्ट किया इंटरव्यू करके, और इनको बाहर एब्रॉड ट्रेनिंग पे भेज दिया। जब ये ट्रेंड होकर के वापस अपने मुल्क में भेजा, तो उनको ये कहा गया कि जैसे हमने आपको सिलेक्ट किया था, ऐसे आप अवाम लोगों को सिलेक्ट करें, टेलीविज़न पर्सनैलिटीज़ को, और उनको ऐसे ही ट्रेंड करें, उनको बताएं कि ये टेलीविज़न जो है ये क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी आवाम के लिए, देखने वालों के लिए, ये सारी चीज़ें इस तरीके से। तो फिर मैं भी सिलेक्ट हो गया। तो वो दौर आया कि फिर 67 में पहले बैच में यावर हयात थे, शहजाद खलील थे, अमीर इमाम थे, राना शेख थी, ये लोग थे, और बहुत से लोग थे, नाम लूँगा तो इसमें बड़े अच्छे लोग, बड़े अच्छे लोग थे, बड़े। तो सेकंड बैच में मैं आ गया। आफ्ताब अजीम, अब्दुल करीम बलोच, और ढाका से लोग थे कुछ, नवाजिश अली खान,
सकीना चौधरी वगैरह वगैरह, ये सब मिल करके एक टीम बन गई। तो हमने फिर काम शुरू किया। हम आए, जब हम आकर के ट्रेंड होकर के हमने जब ये अपनी जिम्मेदारी संभाली तो हमें मुख्तलिफ प्रोग्रामों में डाला गया। अभी आपने अपने इंट्रो में एक मौसीकी के हवाले से बात की थी। मौसीकी इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करती है। बहुत से लोग आपने देखा कि गुफ्तगू में, चलने में, बैठने में, उठने में आपको ऑफ बीट नज़र आएंगे, खुर्रे नज़र आएंगे, जिसे कहें ना आप। उनके पास से मौसीकी गुजरी नहीं। तो सबसे पहला प्रोग्राम मुझसे पूछा गया ट्रेनिंग के बाद, आप क्या करना चाहते? तो मैंने कहा ड्रामा। फिर पूछा, मैंने कहा ड्रामा। तीसरी बार भी पूछा तो मैंने ड्रामा। कहला वो भाई कुछ और भी बता दें। तो मैंने कहा अच्छा फिर म्यूज़िक। डॉक्टर महमूद हुसैन कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाई थे। उन्होंने कहा कि इल्म के 4 माखज़ हैं। एक तो इल्म अबजद है, यानी अलिफ बे पे, तो यानी जो इसमें अगर माहिर है बच्चा, उसका रुझान है तो उसे लिटरेचर की तरफ जाना चाहिए। फिर एक इल्म उन्होंने कहा हिंसा, यानी जिसका मैथमेटिकल माइंड हो, तो उसको उन्होंने कहा कि जी इसको साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाएं या अकाउंटिंग वगैरह जो चीज़ें हैं, कॉमर्स वगैरह। दूसरा उन्होंने कहा कि अक्स व तरतीब, बहुत अच्छी बात। अक्स व तरतीब का मतलब है पेंटिंग वगैरह। उनका कि ज़रूरी नहीं कि वो अबजद में भी माहिर हो या हिंसे में भी वो है। और उन्होंने कहा चौथा, पाकिस्तान में तो काबिल कबूल नहीं होगा लेकिन आहंग है, यानी रक्स और मौसीकी, जिसके बारे में जोश साहब ने कहा था रक्स के बारे में कि आज़ा की शायरी है। बड़ी अच्छी बात की। जोश साहब के सामने भी मैं बैठा हूँ, जोश साहब से भी मिला। तो ये जोश साहब का आपने जिक्र किया तो मुझे याद आ गया। वो इतनी अच्छी बातें करते, हम सिर्फ सुनते थे। अच्छा, हम जब सुनते थे तो हमारे अंदर इल्म मुनक्किस होता था जी, और कुछ नहीं। हम उनसे सवाल नहीं करते थे, वो बोलते थे, हम सुनते थे। तो मेरा, आपने ये बड़ी अच्छी बात की। तो मेरा मौसीकी का प्रोग्राम किया मैंने, माला मेरा पहला मौसीकी जी, माला प्रोग्राम मैंने देखे हैं। जी हाँ, वो बंगाली का प्रोग्राम था। वो बंगाली म्यूज़िक 15 मिनट का होता था, वो करता रहा। फिर दूसरे मेन स्ट्रीम के प्रोग्राम में म्यूज़िक के ही प्रोग्राम में आया, वो करता रहा। फिर इस तरीके से शोज़ ये वो। फिर उसके बाद मैंने ड्रामे की तरफ रुख किया। करंट अफेयर के प्रोग्राम भी हम प्रोड्यूस करते थे जी। क्यों करते थे? उस वक्त हमारे यहाँ वो डिपार्टमेंट सेक्शन नहीं बना था, तो सबको टास्क मिलता था। तो करंट अफेयर का शोज़ भी किया। तो उससे न्यूज़ के प्रोड्यूसर होते थे, लेकिन न्यूज़ जब शुरू होती थी तो कराते हम थे। अच्छा। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो हेडफोन लगा के बैठते थे, वो फिर कैमरे और जो टेलीसीनी जो भी कट करना है इधर उधर दुनिया में, वो सब वो करते थे आहिस्ता आहिस्ता। फिर डिपार्टमेंट बन गए, फिर हम एंटरटेनमेंट में आ गए, लोग करंट अफेयर में चले गए, न्यूज़ में चले गए। इस तरीके से हुआ। मुझे भी ऑफर हुई थी करंट अफेयर की। अच्छा। मुझे तो बल्कि बाकायदा सेक्शन हेड करने के लिए मुस्लिउद्दीन साहब ने कहा कि तुम, क्योंकि कुछ दिन मैंने ऑफिशिएट किया नहीं था, तो मैंने कहा नहीं, मैं एंटरटेनमेंट में रहना चाहता हूँ। अच्छा, आपके जो ड्रामे बड़े मशहूर रहे हैं, कुछ चंद एक नाम बताइए, क्योंकि मुझे भी कुछ आपके ड्रामे याद हैं, जहन में हैं। अच्छा, बिल्कुल याद होंगे। देखें, जब मैं ड्रामे में आया तो मेरा जो पहला ड्रामा था वो था ज़ेर ज़बर, और जिसने कि बहुत, यानी हसीना मोइन का लिखा हुआ, और उसमें बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा की बड़ी बेसाख्ता, और फिर उसके अंदर काजी वाजिद का हक ला कर बोलना, और फिर उस बड़े, यानी उसके जमशेद अंसारी और रूही बानो और ये तमाम लोग थे। अच्छा, ये बताइए मुझे कि कहा जाता है कि जो लोग रेडियो से टीवी में आए, जो अदाकार, जो फनकार, उन्होंने ज़्यादा बेहतर मकाम बनाया। जैसे काजी वाजिद थे, महमूद अली थे, और इसी तरह जो है हैदराबाद से कुर्बान जिलानी आए। ये लोगों ने काफ़ी जो है रेपुटेशन टेलीविज़न पर बिल्ड की। देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि रेडियो पाकिस्तान पहली दस्तगाह थी इस काम की। ठीक है, विज़न आपको टेलीविज़न तो नज़र नहीं आता था, लेकिन तासुर वो अपनी आवाज़ से, अपनी परफॉर्मेंस से और जो पैदा करते थे, तो देखने वाले को ये लगता था कि वाकई मैं जो इस वक्त इसकी आवाज़ सुन रहा हूँ, ये महल में है या झोपड़ी में है या दरिया के किनारे है। ये तमाम चीज़, ये प्रोड्यूसर भी बड़े बाकमाल थे उस वक्त। आगा नासिर और अपने दूसरे सलीम अहमद, ये लोग सारे लोग प्रोड्यूस करते थे ड्रामा वगैरह। SM सलीम, ये सब लोग थे। अब बड़े नामी गिरामी प्रोड्यूसर थे। फिर टेलीविज़न में तो उनकी ट्रेनिंग जो थी ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी। जब वो रेडियो की से हट के टेलीविज़न पर आए, तो अब टेलीविज़न में ज़ाहिर बात है एक चीज़ देखने की है, तो वहाँ तो ये नहीं कहेंगे ना कि अच्छा अब मैं पानी पी लेता हूँ, मुझे ज़रा मैं पानी लेकर के आता हूँ, वो तो या सौती असरात के तौर पर, या अब मैं चल रहा हूँ दरवाज़ा खुलने की, आवाज़ बंद होने की। तो वो चीज़ें हमने उनको हमने ऐड की एज डायरेक्टर प्रोड्यूसर कि ये काट दें इसमें से, ये काट दें, ये काट दें, ये नहीं।
क्योंकि देखें क्योंकि हुआ आपको विजुलाइज करना पड़ता था ना, हमें स्क्रीन प्ले बनाना पड़ता था। जी। अच्छा देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में राइटर लिखते हैं, डायलॉग राइटर अलहदा होते हैं, स्टोरी राइटर अलहदा होते बिल्कुल। हैं, ठीक है ना। स्क्रीन प्ले जो है ना वो डायरेक्टर ही बनाता है, डायरेक्टर बनाता है। क्योंकि उसका जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर फोटोग्राफी और डायरेक्टर, वो उसका अपना काम होता है, लेकिन उसका कंसल्टेशन किसके साथ होती है? डायरेक्टर के साथ, डीओपी की। तो ये कंसल्टेशन, लाइट कैसी होगी, फलां कैसा होगा, मूड कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर कोई कितनी चीज़ें, ट्रीटमेंट उसका क्या होगा, ये सारी चीज़ें ड्रामे को इतनी हेल्प करती हैं कि कुछ नहीं। और वो हिदायतकार, हाँ। स्क्रिप्ट राइटर और स्टोरी को एक महामांगी होनी चाहिए। आपका एक ड्रामा अफशा बहुत ज़बरदस्त था, और उसमें मुझे ख़ास तौर पर जो चीज़ नज़र आई कि वो एक नावल से गालिबन एडेप्टेड था, और इसको कि फ़ातिमा सुरैया बजिया मरहूमा ने बहुत अच्छे अंदाज में लिखा था। तो उस पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद ज़हीर खान साहब से अपनी इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वक्फे के बाद दोबारा खुशामदीद। तो हम ज़हीर खान साहब से ये गुफ्तगू कर रहे थे कि ड्रामे की कैसे इब्तिदा हुई, पाकिस्तान टेलीविज़न किस तरह से चला। तो अब हम उनसे बात करते हैं। इनका एक बड़ा मशहूर ड्रामा था अफशा, और अफशा एक नावल से एडेप्टेड था, और उसको फ़ातिमा सुरैया बजिया मरहूमा ने लिखा था, और ज़हीर खान साहब ने उसको प्रोड्यूस और हिदायत दी थी उसकी। तो ज़रा उसके बारे में थोड़े से मुख्तसर गुफ्तगू। हाँ, उसमें अफशा ऐसा था कि जब बजिया नावल लेकर के आई तो बुरहानुद्दीन हसन जनरल मैनेजर थे जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये बजिया के साथ अफशा करो। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मैं नावल तो पढ़ लूँ। फिर मैंने नावल पढ़ा, तो इतना ज़ख़ीम नावल था, वो एक बार दो बार पढ़ा। अच्छा, नावल के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि मैंने कहा ये ड्रामा ड्रैग करेगा, इससे लोगों को, देखने वालों को बुरा लगेगा, फ्लॉप हो जाएगा, ये कट कर दें, ये कट कर दें। बजिया से मैंने कहा, तो बजिया के लिए बेटा, मैंने कहा बजिया एक दो चार चीज़ें रखें, वो उसमें पिरो लें, किसमें पूरे जो 19-20 एपिसोड करेंगी आप, उसमें जो बूदोबाश है ना, उसमें खाना भी है, खाना पकना भी है, सिलाई कढ़ाई भी होनी है, लेकिन इसके चैप्टर बढ़ाएं नहीं, इसको यूँ लेके चले जाएं, कहानी को मुसलसल रखें। तो खैर इस तरीके से करके किया, और करके जब शुरू किया, ख्याल है उसकी 13 ज़्यादा किस्तें थी, 19 किस्तें थी उसकी। और वो मैंने किया। देखें, मेरा तजर्बा नहीं था, साफ बात कर रहा हूँ, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में उस तरीके से पला बढ़ा नहीं, ठीक है ना। तो हम रहे ज़रूर हैं, लेकिन जब उसको मैंने पढ़ा, देखा, तो मैंने किन लोगों से सीखा, मैं पूछता था, मैं बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा से पूछता था, आप बताएं ज़रा सा मुझे। तो कहती थी अरे बेटा ऐसे ऐसे होता था। मैं अर्श मुनीर से पूछता था, बेटा हमारे यहाँ तो ये होता था, फलाना ये वो, यूँ अब्बा आते थे तो यूँ करते थे, फलाना ये वो। तो उनसे मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन गुफ्तगू में गैदर की कि मुझे बड़ा मज़ा आता था। मेरा कमरा जो था ना, वो एक जॉइंट फैमिली का ऑफिस था वो। अच्छा। उसमें सारे बैठे हैं, वहाँ पर बजिया अपने हाथ से चीज़ें बना रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। वो करते करते हमने जब शुरू किया, तो आप यकीन करें, फिर हीरोइन की तलाश थी, हीरोइन मैंने नई ली उसके अंदर, वो सब कुछ, लड़का भी नया था, मिला करके उसमें इतनी बड़ी कास्ट थी, मैं नाम आपको क्या लूं, बहुत बड़ी कास्ट थी, लोगों ने देखा होगा, तुमको याद आएगा, मुझे याद है बहुत कुछ कि पूरे कराची की कोई बचा नहीं था जिसको कास्ट में ना आया हो। लाहौर से भी कोई आया तो उसके अंदर भी हमने मिला दिया, मिला करके कहीं सीन क्रिएट हो गया, कर दिया। तो फैमिली में आना जाना, वो एक बहुत बड़ा एक और बड़ा मकबूल ड्रामा था वो, भरपूर। अच्छा ज़हीर खान साहब, ये बताइए कि सिंधी ड्रामे कब टेलीविज़न से शुरू हुआ, हमारा PTV से? क्योंकि सिंधी प्रोग्राम के लिए आधा घंटा तो एक मखसूस था, शुरू से चला आ रहा था, और वो आधा घंटा गालिबन 6:30 से 7 बजे के दौरान हुआ करता था। ऐसे ही होता था। और उसमें कभी जो है कोई प्रोग्राम होता था, उसमें कई, हम एक दिन मजहबी होता था, एक दिन जो है म्यूज़िक का, एक दिन वो कचहरी प्रोग्राम होती थी, तो वो इस टाइप के प्रोग्राम चलते थे, इस तरह से होते थे। लेकिन मुझे कुछ नाम याद हैं अदाकारों के, यार बलोच साहब थे, बड़ी कड़क आवाज़ वाले, एक नूर मोहम्मद लाशारी होते थे, आर्टिस्ट थे, और एक फरीद नवाज बलोच थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, ज़बरदस्त। अच्छा, फिर कुर्बान जिलानी ने बहुत सारे सिंधी ड्रामों में काम किया। फिर ये एक आए थे, हमारे दोस्त थे, सखर के थे, वो मुझसे सीनियर कॉलेज में, महमूद सिद्दीकी, जो बाद में फिर उर्दू ड्रामों में भी आ गए थे। वो बिल्कुल आ गए थे। फिर वो एक वहीद मुराद के तर्ज पे करते थे, क्या नाम था उनका, नाम उनका बेटा उनका आजकल कर रहा है, मैं नाम उनका बोल रहा हूँ। वो तो अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं। और वो तुनियो, हाँ तुनियो, वो भी देखें, सिंधी और भी लोग थे
अब प्रोग्राम आपका इतना है, वरना तो अगर मैं सिंधी चैप्टर पे बात करूं तो वो इतना बड़ा है कि कुछ हद अच्छा, नहीं। मेरे दोस्त हैं बड़े करीबी बेदिल मसरूर साहब, बेदिल मसरूर जी, तो अब तो वो खैर सूफी हो गए हैं, काफ़ी बड़ी दाढ़ी उन्होंने रख ली है। अच्छा अच्छा इंसान, अच्छा बहुत प्यारे प्रोड्यूसर। दोस्त हैं हमारे, प्रोड्यूसर भी अच्छा अभी था। मिले थे मुझे आर्ट्स काउंसिल में, कोई मेरा ख्याल पढ़ा है एक लिखा हफ्ता पहले। आदमी, हाँ। तो उनकी बेगम बीना बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। मंजूर कुरैशी, मंजूर कुरैशी, हाँ, यहाँ उर्दू बहुत सिंधी दोनों great, ड्रामों में, हाँ, बहुत। और बड़े किरण कहानी में उन्होंने बड़ा आप देखें ना, लाजवाब ये किरदार। सुल्ताना सिद्दीकी ये भी रीजनल हमारे शिकारपुर की हैं ये। प्रोग्राम में ही आई थी, हाँ, और वहाँ से फिर मेन स्ट्रीम में आ गई। मंजूर कुरैशी एज एन एक्टर आए थे, एक्टर, फिर बाद वो में फिर प्रोड्यूसर बन गए। अब ये अब्दुल करीम बलोच साहब जो थे ना, वो सिंधी प्रोग्रामों को सारा देखते थे। उस वक्त हमारा उस वक्त, सेक्शन हाँ। बड़ा नहीं हुआ था। हाँ, ये साकी अदाकार के भाई थे जी छोटे। हाँ, और आपने कहा ना आधे घंटे से शुरू हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ये कोई 2 घंटे पे जाके पहुंच गया था जी। हमने मतलब इतना स्टेटस उसका बढ़ा दिया था। अब देखिए, दीवारें ड्रामा सिंधी में हुआ था, Yeah. वो ड्रामा हमने फिर उर्दू में वो बहुत कामयाब गया। जंगल, ये गालिबन अब्दुल कादिर जुनेजो का था जी, लिखा हुआ। अब्दुल कादिर जुनेजो, एक अब्दुल कादिर जुनेजो जंगल उनका था शायद, नूरुल शाह का, नूरुल शाह का, वो उनका था। लेकिन दोनों को हमने फिर उर्दू में, क्योंकि हाँ। दोनों इतने पावरफुल ड्रामे बहुत थे। पावरफुल ड्रामे अच्छा, थे। सिंधी में बड़ा अच्छा अच्छा अदब लिखा जी हाँ, गया है, बहुत बड़े जबरदस्त। अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं, वो हमने उठा करके उसमें की। फिर आप ये देखें कि फिर मुमताज़ मिर्ज़ा आ गए हमारे। मुमताज़ मिर्ज़ा, जी हाँ। तो फिर हमने एक बाकायदा एक सेक्शन, वो तो एक बड़ी अदबी शख्सियत थे, अदब बहुत- का उनका बड़ा बहुत एक अच्छे आदमी थे। बाद में वो उसके सिंध के जो उसमें चले गए थे, कल्चर में डिपार्टमेंट में हेड, जब कल्चर में चले गए थे ना, तो वो उस वक्त भी मुझे बुलाते थे कि ज़हीर इधर आ जाओ, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो। तो मैंने कल्चर के बहुत काम किए हैं। मुमताज़ मिर्ज़ा मुझे हमेशा बुलाते थे कि ये प्रोडक्शन कर दो यहाँ करके, तो मैं जाके कर देता था। लेकिन वो इतने पढ़े लिखे आदमी थे, शायर भी थे, और स्क्रिप्ट को बड़ी बारीक बीनी से लिखते थे। तो स्टेटस जो है ना सिंधी प्रोग्रामों का जो ना बढ़ गया। देखिए, मैं प्रोग्राम्स मैनेजर था, अब ये आपने कहा ना प्रोग्रामिंग डिवीज़न, मैं एक लेवल के ऊपर दोनों प्रोग्रामों को ट्रीट करता था। एक तो बड़ी अजीब व गरीब बात होती है ना कि देखिए, नेशनल लैंग्वेज पे एक चैनल चल रहा है, लेकिन नेशनल के साथ आप रीजनल को भी बढ़ावा दे रहे हैं जी। लेकिन लोग समझते थे कि हमें वो नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं आपको उतना ही बजट देता हूं जितना मैं एक उर्दू प्रोग्राम के लिए आप मेरे सामने लेके आते हैं, मैं कटौती नहीं करता। मैं फिर आपसे उसी लेवल पे पूछूंगा कि मेरे नज़दीक रीजनल प्रोग्राम भी उतनी अहमियत का हामिल है जितना एक नेशनल ब्रॉडकास्ट के ऊपर। वो भी नाज़रीन जा रहा है। मैं कैसे उसको कह सकता हूँ कि नहीं जी, आपको रीजनल के तो आपको मैं 5 पैसे में काम करा लूँ और उसको मैं 500 रुपए में करा लूँ। सही बात है, आपको बजट उतना ही मिलेगा। और नहीं, बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट रहे कि जिन्होंने मकबूलियत हासिल की। देखिए, एक और आर्टिस्ट थे जो जाके बहुत मकबूल हुए थे, नवाब शाह के थे, क्या नाम था उसका, बड़ा मंसूर बलोच। वो तो इतना इसी जंगल में या दीवारें में जंगल, हाँ, दोनों में हुआ था, इतना पॉपुलर हुआ था वो स्टार कि लोग उसको दिलीप कुमार कहते थे। और आप एक बात मुझे बताइए, क्योंकि आपका एक बड़ा वसी तजर्बा है ड्रामा प्रोड्यूस करने का, ड्रामे की आप कहते हैं ना उसके रगो पै से वाकिफ़ हैं जी। आज जो ड्रामा पेश हो रहा है टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, उसमें और वो जो ड्रामे आप लोगों ने 60, 70 बल्कि 80 के अशरे तक पेश किए, उनमें क्या आप नुमाया फ़र्क महसूस करते हैं? मुर्तज़ा साहब, देखें, आप भी जर्नलिस्ट हैं और आपकी नज़र भी बहुत है, आप बाहर निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं। अभी आप इस गली से ही बाहर निकल जाएं तो यहाँ से मेरे घर तक जाने तक ड्रामा ही ड्रामा है। मेरा कहने का मतलब ये कि ड्रामे को बंद कमरे में नहीं लिखा जा सकता, उसके लिए थोड़ी सी आपको बाहर निकल करके इर्द गिर्द अपने लोगों को देखना होता है। ठीक है, कोई चीज़ होती है। इसमें एक सवाल आप इसमें आ गया ज़मीनी कि क्या ये जो टीवी टेलीविज़न, क्योंकि बाज़ लोगों का ये ख्याल है, ज़ियामुद्दीन वगैरह का भी, कि ये जो है ड्रामा नहीं है। मैं भी यही कहने जा रहा था अभी आपसे। आपने मुझसे छीन लिया आपने लफ्ज़। मैं कहने ही जा रहा था कि ये ड्रामा नहीं है। ये इन्होंने एक शक्ल बनाई है। देखें, मैं भी ये कहने जा रहा था आपको कि देखें, कहानियाँ तो हम भी पढ़ते थे, नॉवेल हम भी पढ़ते थे, क्योंकि ड्रामा करते थे ना, तो ड्रामा करने के लिए पढ़ते भी थे और ऑब्जर्वेशन भी होती थी। 2 चीज़ें होती थी जिसमें, और लोगों से बैठ कर डिस्कस भी करते थे। जैसे आप बैठे, आपसे बात की, आपकी बात से मुझे कोई चीज़ निकल आई, मैंने कहा अच्छा, मैंने राइटर को बुलाया, मैंने कहा यार मुर्तज़ा साहब एक किस्सा सुना रहे थे, सुनो ज़रा ये। सुन करके हमने कहा लिखो, ऐसे भी हमने लिखवाए। अब एक चीज़ जो लिखी जाती है डाइजेस्ट में जो लिखा जाता है वो पढ़ने के लिए, तकिए के नीचे रखने के लिए है। सही बात, ठीक है। अब आप बंद कमरे में बैठ के महलों की और इतनी बड़ी बड़ी कहानी फिक्शन के तौर पे लिख रहे हैं,
और आप उसको ड्रामाई ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी से अलग कर रहे हैं, नैरेट कर रहे हैं। तो ज़िया मोहिद्दीन तो बहुत अच्छी नैरेशन करता है, तो ज़िया मोहिद्दीन को अकेले को बिठा करके दे दें 10 लाख रुपए, नैरेशन करवा लें ड्रामे की। सही बात भाई, आप कुर्सी पे बिठा करके एक आदमी को वो नैरेट कर रहा है। लोग कहते हैं कि जी कैमरे ऐसे आ गए, कैमरे ऐसे नहीं आ गए, कैमरे अभी भी मौजूद हैं, ट्रैक कर सकते हैं जी, जो डॉली इन कर सकते हैं, डॉली आउट कर सकते हैं, कैरेक्टर को चला सकते हैं, कोई आउट ऑफ फोकस अच्छा, एक इसमें फिर में अदबी सवाल एक और आ जाता है ज़हीर साहब, क्योंकि जब बात अदब और उस पर शुरू हो गई है तो फिर शेक्सपियर ने ड्रामे थे। अच्छा, इस तरह से फिर वो शकुंतला वगैरह जो हिंदी के अंदर बड़े ड्रामे, कहा जाता है कि उर्दू और सिंधी में ड्रामा नहीं लिखा गया कोई मतलब बड़ा, या एक अनारकली का हवाला दिया जाता है इम्तियाज़ अली ताज के कि वो वैसे उर्दू में कोई कहते हैं जिसके मार्कतुल आरा टाइप का ड्रामा वो नहीं तख्लीक हुआ जैसे शेक्सपियर के। और फिर शेक्सपियर के बारे में भी ये मशहूर है कि उसने अपनी देखा कि इंग्लैंड के माशरे में वो तजादात नहीं थे जो क्लैश चाहिए होते हैं ड्रामे के लिए, तो फिर वो क्या है जाकर रोमन रोमन थिएटर से जाकर उसने अडेप्ट किया है, इंस्पायर हुआ, वहीं से अडेप्ट किया है। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि उर्दू सिंधी या यहाँ की मकामी ज़बानों में ड्रामा नहीं था और हिंदी का पुराना संस्कृत के हवाले से जो ड्रामा था शकुंतला वगैरह उसमें कुछ जानती, वरना यहाँ पर सब अंदर से बात लिखी जा रही है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखें ना, आपने अपने इंट्रो में नौटंकी की बात की थी, देखें वो तो वो बहुत पुराना कल्चर है, वहाँ से जब नौटंकी से होते होते अब वो क्या है, वो लोग ही तो हैं जो कहते हैं ना कि दुनिया एक स्टेज है, शेक्सपियर नहीं कहा था ना, और हम सब अदाकार हैं। तो हमारी नौटंकी जो थी, तो नौटंकी में क्या ये कहानी थी। और जहाँ तक उसकी बात करते हैं, मैं शेक्सपियर से बड़ा तो रविंद्रनाथ टैगोर को समझता हूँ जी, इसलिए कि वो लोगों की बात करता था। ये क्या शेक्सपियर का ये है कि अगर कायदे आजम अगर शेक्सपियर थिएटर गए थे, क्यों गए थे? अपनी स्पीच ठीक करने के लिए, ठीक है ना। तो स्पीच है वो तो आप तो आगा हशर भी उर्दू में कर सकते हैं, आगा हशर काश्मीरी भी करते थे उर्दू में, बट ही वेंट टू शेक्सपियर थिएटर और वहाँ जाकर के अपने आप को उन्होंने ट्रेंड किया, बाहर आ गए। वो एक्टर बनने के लिए थोड़ी गए थे कोई, उनको भी समझ में आई थी कि यह है क्या ड्रामा। तो हमारा जो कल्चर है, देखिए शहज़ोरी जो लिखा गया था, ये सिंधी तो था नॉवेल, एक नहीं सिंधी में से लिया था या एक और लिया था हमने, सिंधी शहज़ोरी तो उनका था। हाँ, हसीना मोइन ने लिखा था, हसीना मोइन ने लिखा था, इसमें वो ड्रामा हमने किया था, बहुत मशहूर राइटर सिंधी के, नॉवेल था। अच्छा, वो जीनत था, शम्सुल उलमा जो थे, बड़ा ड्रामा था जीनत, ये भी बड़ा ड्रामा था। मिर्ज़ा खलीज बेग, मिर्ज़ा खलीज बेग। लेकिन इन लोगों ने भी तो ये तो थे ना, अदब तो मौजूद था, लेकिन नहीं अदब मौजूद था, नावल भी दास्तान की शक्ल में मौजूद था, अफसाने भी लोग लिख रहे थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन वो जो ड्रामे का जो कहलाता है वो शेक्सपियर के वो अपना वो जो जिनका नाम अभी लिया हमारे इंडियन शेक्सपियर, आगा हशर थे, वो थिएटर में ड्रामा होता था। अच्छा, थिएटर की तहजीब हमारी बड़ी पुरानी है ना, आप देखें ना, नौटंकी से चली आ रही है, और फिर कहाँ से हिंदुस्तान से लेकर के यहाँ पर भी लोग थिएटर करते रहे। यहाँ पर ये कैटरक हॉल पारसियों का देखें ना कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि कैटरक हॉल जो थिएटर जिस तरीके का बना था, मैंने वहाँ बैठ करके लाल किले से लालू खेत मैंने ड्रामा जो उनका लिखा हुआ था, क्या नाम है, ख्वाजा मोइनुद्दीन को हम निकाल नहीं सकते। ख्वाजा वो स्टेज ड्रामे हैं, लेकिन वो टेलीविज़न पर भी बहुत उसी तरह मकबूलियत हासिल कर गए। वजह उसकी ये कि मुकालमा बहुत स्ट्रॉन्ग था, कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, इस पर मैं आपसे खुलकर बात करूंगा, मुकालमे का जो रोल है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं आपकी इजाज़त से। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद ज़हीर खान साहब से इस दिलचस्प गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वक्फे के बाद दोबारा खुशामदीद। तो नाज़रीन, हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि ड्रामे के हवाले से, और उसमें हमारी गुफ्तगू थी कि मुकालमे की क्या अहमियत होती है। तो जी, आप बता रहे थे कुछ मुकालमे के बारे में। मुकालमे की देखें, हम बात कर रहे थे ना, ख्वाजा साहब से गुफ्तगू शुरू हुई, तो ख्वाजा साहब का ड्रामा ये लाल किले से लालू खेत और तालीम बालगा मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड पर। देखिए, उसमें क्या हुआ कि कुछ राइटर ऐसे होते हैं कि अपने मुकालमे पे, डायलॉग पे जो उन्होंने लिखा सोच करके और देख करके, तो बहुत मुश्किल से राज़ी होते हैं। कंवर आफ्ताब हमारे जब थे प्रोड्यूसर,
सीनियर हमसे, वो कर रहे थे बंदर रोड पर, मिर्ज़ा अच्छा। गालिब बंदर रोड पर उन्होंने किया था। और उसमें सुबहानी भाई यूनुस ने जी, क्या किरदार निभाया मैं है। कह रहा हूँ सुबहानी मिर्ज़ा भाई गालिब यूनुस के को हमारे बर्रे सगीर में मिर्ज़ा गालिब उस तरह मतलब का, मुझे नासिरुद्दीन शाह उतने नहीं जहन मुझे में, भी नहीं। मेरे तसव्वुर में मिर्ज़ा गालिब जब आते हैं तो सुबहानी भाई यूनुस वही आते आते हैं। मैंने भी नसीरुद्दीन शाह की फिल्म देखी थी, मैंने वो सातों आठों मैंने एपिसोड देखे, वो एक ही रात में देख लिया। अच्छा खैर उन्होंने बहुत कम, लेकिन मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड पर जो सुबहानी भाई यूनुस कर गया वो अमर है, वो बिल्कुल ऐसा कोई नहीं। तो मुकालमे की कदर ये है कि देखिए लिखने वाला जब लिखता है और जो अदाकार है अगर वो उसको उसी तरीके से अदा नहीं कर सकता तो वो अदाकार नहीं है। बिल्कुल सही मैं है, ये बिल्कुल यानी मतलब उस सेंस को समझे बगैर या उस पस मंजर को समझे बगैर, या उसमें कुछ ऐड कर दे, नहीं वो भी गलत है। अब यहाँ पर जो है ना इतना बड़ा, लेकिन लहरी के बारे में मशहूर है कि लहरी जो थे वो स्क्रिप्ट देखने के बाद अपना जुमला बोलते थे और वो बड़ा फिट हो जाता था। ये फिल्मों में मैंने सुना है, वो वजह उसकी ये है कि उस वक्त ये मिजाज जो है ना लिखना चंद लोगों का काम था, हाँ, हर एक के बस का था, हर एक के बस का नहीं था। हसीना मोइन देखें आप, लिखती थी वो हल्का फुल्का, ठीक है ना, जितने भी उनके आए सब हल्के फुल्के हैं सारे इस तरीके के। ऐसे लाहौर में भी लोग थे सब। तो ये जो फिल्मों में था कि उनको सिचुएशन दे देते थे, वो अपना उस जगह स्क्रिप्ट खुद बना लेते तो वो फिट हो जाता था, लेकिन उसको भी बाकायदा वेट होता था। तो मुकालमे का तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन इसमें डायरेक्टर। आप थोड़ा सा मौसीकी पर आ जाएं, थोड़ा मौसीकी का भी मसला भी बड़ा अहम है। पीटीवी ने यानी हमें जो है बहुत उम्दा, यानी एक तरफ हमें अगर रागनियों से दी वाकफियत दी, हमारे पुराना जो हमारा एक कल्चरल कव्वाली उसको भी प्रमोट किया। हम हफ्ते में एक दिन आमतौर पर मकालबन जुमेरात की शब जो कव्वाली आती थी, फिर हमारे यहाँ नीम क्लासिकल उसके अंदर लोग आता, फिर पॉप म्यूज़िक को, और उसमें ख़ास तौर पर आलमगीर, मोहम्मद अली शेखी, ये जैसे लोग जो हैं उभर कर आए, नाहिद अख्तर आई। फिर मुझे एक प्रोग्राम आता है याद, वो नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, जो अमीर खुसरो पर था और जिसमें नाहिद अख्तर ने अमीर खुसरो का कलाम ज़्यादा गाया और लोगों ने भी गाया। वो उसका नाम सरगम था, नहीं कुछ और नाम था उसका, जो प्योरली अमीर खुसरो कि 700वीं जो बरसी या उनकी यौम पैदाइश के बारे में आपको याद होगा। और इस तरह के बेशुमार प्रोग्राम, आपने भी कुछ प्रोग्राम बहुत सारे किए प्रोग्राम। तो मौसीकी को प्रमोट करने में पीटीवी ने क्या किरदार अदा किया? देखिए पीटीवी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। अब आप ये देखिए कि आज हम इस दौर में जहाँ बैठे हुए हैं कि वो लोग जिन लोगों के खानवादे थे, ख़ानदान, जैसे शाम 84 का घराना और दूसरे ये घराने थे, ये पटियाला घराना है, लाहौर का घराना, ये सब अपने घरानों से पहचाने जाते थे। और बड़े बड़े गायक जो थे, मैंने खुद राग रंग प्रोग्राम जो है ना प्रोड्यूस राग रंग हम करते थे, वो किया मैंने बिल्कुल। और मुझे इतना मुश्किल लगता था वो प्रोग्राम करना, प्रोड्यूस करना कि 3-4 कैमरों से मैं प्रोग्राम करता था, जिसमें आपके तबला है, सारंगी है और या सुरमंडल है या बाकी सब कुछ, और फिर गायक है, फिर उनकी जनाब अलाप आएगा, फिर दुरत आएगी, फिर तराना आएगा, ऐसे उसकी बढ़ावती होती थी जी। अच्छा, आप उसको उसी तरीके से ट्रीट करते थे कि जैसे देखने वाले जो है ना वो भी आपके साथ यूं उसमें इन्वॉल्व हो। जिस वक्त वो जाते थे दुरत पे तो उसकी जो आप शॉर्ट कट करते थे, तो मैं कहता था ऑफ बीट कट ना हो, बीट पर कट हो। तो बीट पे कट करना, बाज़ दफ़े निकल जाती थी बीट, दोनों की नोक झोंक होती थी। तो हमने वैसे बहुत काम किया। और जो अभी आपने अमीर खुसरो के बारे में, बजिया नहीं, अमीर खुसरो पर इस प्रोग्राम बजिया अरेंज करके करती थी, हमारे यहाँ होते थे ये। अमीर खुसरो पे हमारे प्रोग्राम हुए, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर पे हमने प्रोग्राम किया, हमने किस पे नहीं किया, हमने सब पे किया। इस तरीके के देखिए ना, सायरा काज़मी ने एक प्रोग्राम किया जिसमें शाह लतीफ़ का तर्जुमा करके अल्लन फ़कीर, अल्लन फ़कीर और मोहम्मद अली शेखी से गवाया, और वो बहुत ही मकबूल हुआ। तो फ्यूजन भी किया ना, देखें ना, रीजनल को हमने जो हमारी मॉडर्न मौसीकी है उसके साथ मिलाया। अच्छा, ये काम बहुत से हम बहुत पहले कर गए। देखिए मैंने मौसीकी का प्रोग्राम, अभी आपने कहा ना पॉप म्यूज़िक, तो जब मैं म्यूज़िक करता था तो मैंने सबसे पहले मैरी मेकर के नाम से एक प्रोग्राम होता था, वो लाइव होता था। अच्छा। उसमें बैंड होते थे, और आपको पता है मैं बैंड्स का जाकर के ऑडिशन किया करता था। अच्छा। इतने वो प्रोग्राम चला कुछ सालों, और वो 1 साल तक वो प्रोग्राम चला। बैंड इतने वो आते थे, मैं जाते ऑडिशन करता था, उनको चूज़ करता था जो अच्छे। मालूम है कि जी कोई 150-100 बैंड है हमारे कराची में इस वक्त पूरे सूबे में, वो हम उनको करते थे, हम लाइव ला करके उनको। इस तरीके के प्रोग्राम हमने किए।
अब ख़त्म क्यों हुआ? ख़त्म यूँ हुआ कि उस वक्त ये जो ब्रांड्स थे ना इतने नहीं थे। अब वो ब्रांड वालों ने आ करके ये किया, और हमने बल्कि कहते हैं कि रेडियो ने और टेलीविज़न ने मौसीकी के घरानों को इतना सपोर्ट किया कि हम कहते थे नहीं ये प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए। मुझे याद है मैं बहुत बड़ी खिदमत की है। अहमद रुश्दी मरहूम का जब मैंने जी हाँ। इंटरव्यू किया तो उनको हार्ट अटैक के बाद लाहौर से कराची शिफ्ट हो गए थे, यहाँ आ गए थे। जी हाँ। तो उन्होंने मुझसे यही आखिर में कहा, कहने लगे भैया टीवी ने मुझे दोबारा ज़िंदा रखा हुआ है, True। वरना मैं फिल्म में नहीं गा सकता था क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ जी है। हाँ। तो इन्होंने मुझे बुला लेते हैं, इसकी वजह से मैं सही। लोग अपने जो है कहना चाहिए शायकीन की नज़र में ज़िंदा जी हूँ। हाँ, जी हाँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें बड़ी अहम है जो बनी। तो उसमें फिर मुजीब आलम मेरे दोस्त थे, मुजीब personal। आलम, हाँ क्या बात है, वाह वाह। तो ये लोग जो थे, इन लोगों ने बड़ा मतलब ये कि बहुत, पीटीवी ने, यानी जब ये लोग कराची वापस आ गए तो इनको हमने इनको बिल्कुल ऐसे सीने से लगा के रखा, और दिया। उनको प्रोग्रामों के हवाले से। तो अच्छा, अब मैं कुछ थोड़े से ऐसे सवाल करना चाहता हूँ। आपकी बेगम भी ड्रामों में आती थी, जी हाँ। तो क्या उन्होंने किसी ऐसे ड्रामे में काम किया जिसमें आपकी हिदायत हो? मेरे ड्रामे में उन्होंने काम किया शादी से पहले, अच्छा, ठीक है। और वो आई हुई थी कराची, तो मैंने उनको कास्ट वो कहीं और से इस्लामाबाद वगैरह में होती थी? लाहौर में लाहौर होती में थी। थी। या मेरे जो ससुर हैं वो रेडियो पाकिस्तान से ब्रॉडकास्टर, ऑल इंडिया रेडियो से लेकर के यहाँ अच्छा, तक अच्छा, अच्छा। अपना वो ब्रॉडकास्ट करते थे, फिर टीवी पे भी खबरें पढ़ते थे। तो वो उज़्मा गिलानी भी मेरी सास होती हैं, इस तरीके से वो उनकी फूफी हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वो आई करने के लिए, तो मैंने उनको किया। तो मैंने कहा इस लड़की को तो मैंने देखा हुआ है कहीं पर, उस ज़माने में उनकी एक सीरियल चल रही थी ज़िद्दी, उसमें देखा था। मैंने कहा ये लड़की इस चीज़ से शादी करूँगा। तो सही। जब आई तो फिर मैंने मुनीज़ा अपनी है ना, हाँ, मुनीज़ा बशीर, हाँ नहीं मुनीज़ा लाहौर वाली की बेटी, हाँ, फैज़ल की हाँ, बेटी, मुनीज़ा हाशमी, मैंने कहा हाँ। फ़ोन करके, मैंने कहा ये तुम ज़रा मालूम करो ना वहाँ पर मुजफ्फर साहब से, ये किसकी बेटी है? कहने मुजफ्फर साहब की बेटी, हमारे खबरें पढ़ते हैं, रेडियो में होते हैं। मैंने कहा फिर अख्तर वक़ार अज़ीम को कहा, ये लोग गए जा कर के, इन्होंने बात की, इस तरीके से फिर वो हमारा रिश्ता तय हो गया। क्योंकि मुझे मुझसे सीनियर हैं वो। अच्छा, हाँ, टेलीविज़न में इस काम में, वो बच्चों के प्रोग्राम में मुस्लिउद्दीन करते थे वहाँ पर, हाँ, मुस्लिउद्दीन करते ठीक थे। है ना, उसके अंदर ये आती थी, फिर उसके बाद ड्रामों में आनी शुरू हो गई, इस तरीके से अपना आहिस्ता। क्योंकि मुझसे एक दफ़ा बात हो रही थी कि तो राहत काज़मी ने कहा कि भाई मैं अपनी बेगम के ज़ेर हिदायत नहीं करता क्योंकि उसमें चिक हो जाती है, तो मैं इसलिए ये सवाल उन्होंने बहुत कम काम किया अच्छा। है, यही ड्रामा किया था। और मैंने एक ड्रामा और था उसके अंदर, बस 2 ड्रामों में मेरे इन्होंने 2 ड्रामों में काम किया। जी। वजह उसकी ये कि देखें, मेरी बात सुने, मैं बहुत इसको मैं हूँ बहुत डिसिप्लिन वाला आदमी, मेरा एक प्रॉब्लम है, वो मैं अपनी बेगम से भी कहता हूँ कि मैं जब फ्लोर पे हूँ तो फिर आप मेरी बीवी नहीं है। हाँ, सही बात है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, और ये मुश्किल हो जाता है ये हमारा। मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स वाई मैं कहता हूँ दूसरा बुक कर ले आप मेरे ड्रामे में। हाँ, क्योंकि यही राहत काज़मी ने कहा था कि भाई वो हिदायत जब देने लगती है तो फिर वो मसला बनता है। मैं शकील ये सब कुछ मैं कहता हूँ जब व्हेन यू आर ऑन द फ्लोर। और शायद राहत ने भी सायरा की हिदायत में एक ही ड्रामा किया। हाँ, उन्होंने भी एक ही होता है। हाँ। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताइए कि आज जो टेलीविज़न चल रहे हैं जी, और जो माजी में आपने टेलीविज़न बनाया, डेवलप किया, आप लोगों के हाथों से खड़ा हुआ, उसमें एक तो फ़र्क क्या है? दूसरी बात ये कि मेरे कुछ एतराज़ात हैं जो मैं इसके बाद आपसे सामने रखूँगा। देखिए फ़र्क ये है कि मैं लफ्ज़ जो टेलीविज़न है ना, टेलीविज़न के अंदर एक चीज़, मैं जब टेलीविज़न में इंडक्ट हुआ ट्रेनिंग के बाद जब आया हूँ, तो हमसे एक लफ्ज़ कहा गया था, वो ये कहा गया था कि यू आर द लीडर ऑफ द सोसाइटी, लीडर ऑफ द सोसाइटी, द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन अ पैनल एंड हु इज डायरेक्टिंग अ पीपल हु आर इन द प्रोग्राम, ड्रामा हो चाहे म्यूज़िक हो चाहे एनीथिंग, ठीक है ना, डिस्कशन प्रोग्राम हो, हम लोगों के लिए करते हैं। हमने माशरे में बुराई नहीं पैदा करनी। नहीं, आप लोगों ने तो एक तरह से लोगों को आगाही दी, यानी वो उस आमरियत के अयूब खान की जैसी सख्त, उसमें आपने रास्ते दिए, क्योंकि न्यूज़ से, करंट अफेयर से तो नहीं आ रहे थे, तो ये ड्रामे से, टॉक शो से, उनसे आया। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप लोगों ने, मैंने कई बार कहा भी है, एक तो रेडियो पाकिस्तान ने तो इब्तिदा की थी, बहुत बड़ा रोल था, आप लोगों ने भी ज़ुबान व बयान को बड़ी अहमियत दी। जी बिल्कुल दी। लेकिन आज ज़ुबान व बयान, देखिए ज़ुबान व बयान मैं ये नहीं कहता, आज मॉडर्न दुनिया है, ठीक है कि उसमें बहुत ज़्यादा रस्तालीक ज़ुबान की बात भी नहीं करता, लेकिन ज़ुबान का इस्तेमाल दुरुस्त होना चाहिए। बिल्कुल। अब एक साहब टेलीविज़न पर बार बार कह रहे थे कि इस्तिफ़ादा हासिल किया, ना। तो
ऐसे ही एक मैं चैनल पर बैठा था उनके डायरेक्टर के कमरे में, न्यूज़ डायरेक्टर के, तो लड़की पढ़ रही थी खबर कि किश्ती डूब गई। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए किश्ती कोई लफ्ज़ नहीं है। खैर उन्होंने बुलाया उस लड़की को, तो मैंने उससे कहा कि बेटा एक तो या तो कुश्ती होती है जो पहलवान लड़ते हैं, या कश्ती होती है। तो आप ये किश्ती कोई चीज़ नहीं है। मैंने 2-3 बार रिपीट कराया, लेकिन जब दोबारा जाकर उसने हेडलाइन पढ़ी तो फिर किश्ती कहा। तो वो मतलब चीज़ें बैठी होती हैं। असल में इसी तरह किश्ती और कश्ती का फ़र्क नहीं पता नहीं था। इसी तरह जर्नली मैंने नोट किया है कि वो कहा जाता है, एक मुहावरा है बीड़ा उठाना। जर्नली बेड़ा तो जहाज़ का बहुत बड़ा होता है। तो कई बार अभी मैंने हाल ही में एक बड़े सीनियर एंकर हैं, वो कहने लगे कि जी उन्होंने तो बेड़ा उठा लिया, तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा जहाज़ होगा, बेड़ा उठा लिया। तो ये चीज़ों पर मुझे कुरैशपुर मरहूम बड़े मोहब्बत करते थे। वो कहा करते थे कि हमने तो डांट डपट तक की है लोगों को जुबान सही करने के लिए। अच्छा, यही बात जो है आपने मुमताज़ मिर्ज़ा की मुमताज़ मिर्ज़ा सिंधी की, क्योंकि मैं आज सिंधी चैनल भी देखता हूँ, वहाँ पर भी ज़ुबान न्यूज़ के अंदर लड़कियों को ज़ुबान बोलना नहीं आती, सिंधी के अल्फाज गलत बोले जाते हैं, उर्दू के साथ भी यही है। तो ये क्यों हो रहा है? ये देखिए, उसका वजह उसकी ये है कि आपने इतनी बात की, उसका एक जवाब मैं आपको दूंगा कि मैं और आप कैमरे पे बैठे हैं, जो आदमी कैमरे के पीछे है ना डेस्क पे, अगर उसका कोई इल्म नहीं है और उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। वरना फिर ये मैं जो आपने कहा, मैं भी आपको कोट कर दूं, मैं तो रोज़ देखता हूँ, इतनी गलतियाँ रोज़ होती हैं हर चैनल पे से, डिस्कशन प्रोग्राम में, अनाउंसमेंट में, ख़बरें पढ़ते में। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि कोई आदमी तो हो जो कहे कि यार ये नहीं, इसको पहले बता दे कि यार। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ जब खबरें पढ़ने के लिए जाते थे ना, जब तो सबसे पहले क्या होता था, उनको पता होता था कि मुल्कों के जो सदर और सुदूर हैं, ये जो दूसरे मुल्कों के उनके नाम ऐसे होते थे, तो वो आकर के पहले करेक्ट करवाते थे। फोनेटिक्स उसकी होती थी बिल्कुल, वो सब कुछ। या जहाँ उनको शुबा होता था तो वो कहते थे ये ज़रा मुझे बता दें कुरैशपुर बुरहान साहब, ये बता दें। तो असल जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो देखिए टेलीविज़न में और आज में फ़र्क ये है कि ये मॉल है, ये आप डॉल्मेन मॉल जाएँ तो आपको यू विल हैव एवरीवेयर चमक, ठीक है ना। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप जाके कोई चीज़ खरीद लेंगे, वरना आप तरसते हुए बाहर आ जाएंगे। खत्म हो गई बात। मैं इससे बड़ी मिसाल नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक मॉल है, इसके अंदर चमक दमक ज़्यादा है। हाँ, एंटरटेनमेंट सिर्फ कोई चीज़ नहीं। देखें बीबीसी को अगर आप देखें, क्या अंग्रेज ने अपनी ज़बान बदल दी? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गलत बोलता है, सवाल ही बदल, कोई नहीं बोलता। वो चैनल है, वो भी जो आता है ना बीबीसी वर्ल्ड, बिल्कुल वो चैनल ऐसे ही नहीं लगा, वो बड़ी मुश्किल से लगा था। एक बार 2 बार रिजेक्ट हो गया था कि नहीं भाई, उन्होंने कहा था कि हमारे पास 2 हैं, बहुत है, हमारे पास इतना फंड नहीं है। जी सही है। फिर एक बिजनेसमैन एंटर हुआ कि जी मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन आप एंटर हो जाएं, लेकिन रूल्स जो है ना उसको आप वो नहीं करेंगे। हाँ, वो वायलेट नहीं होंगे, वो नहीं वायलेशन होगा। ये है। रही साहब, आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही ये, बल्कि मैं कहूँगा कि तशनगी भी रही, साथ साथ के बहुत सी चीज़ें रह गई हैं, कभी मौका मिला तो फिर गुफ्तगू करेंगे। आपकी आमद का शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आज पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख़ का कुछ बहुत ही इजमाली सा जायज़ा लेने की कोशिश की, कुछ ड्रामों की बात की, थोड़ी सी मौसीकी की, फिर जो है हमने कुछ और दीगर गुफ्तगू की। लेकिन आपको भी अंदाज़ा होगा कि ये गुफ्तगू इतनी वसी है, क्योंकि तकरीबन 50 साल से ऊपर हो चुका पाकिस्तान टेलीविज़न को पाकिस्तान में, तो उसके मामलात पर गुफ्तगू एक नशिस्त में तो नहीं हो सकती। बहरहाल आइंदा कभी देखेंगे, रईस साहब को ज़हमत देंगे, उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। लिहाजा इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक। खुदा हाफिज़।